नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रश्मि गोगर राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। इसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में बात की थी मानव जनन तंत्र में नर जनन तंत्र के बारे में बात की थी और बात की थी हमने द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के बारे में। तो जब हमने नर जनन तंत्र की बात की थी तो हमने वृषण की बात की थी, शुक्र नलिका की बात की थी, शुक्रवाहिनी की बात की थी, है ना, और शुक्राशय की बात की थी हमने। हाँ, उसके बारे में हमने सारी जानकारी ली थी और हमने दिए थे 2 आपको प्रश्न। तो जल्दी से वो बुक यानी वो कॉपी ले आइए जिसमें कि आपने ये क्वेश्चन के आंसर्स लिखे हैं। हम ज़रा देख लेते हैं। प्रश्न था, नर जनन तंत्र के प्रमुख घटक कौन से होते हैं? तो प्रमुख घटक 2 होते हैं, प्राथमिक जननांग और सहायक जननांग। ठीक है, प्राथमिक जननांग की बात की थी वृषण, ठीक है, और सहायक जननांग जो थे वृषण कोश है, शुक्रवाहिनी है, शुक्राशय है, ठीक है, कॉपर्स की ग्लैंड्स हैं जो सारी, प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं, है ना, ये सारी जो ग्लैंड्स हैं साथ में वो सब क्या आती हैं? सहायक जननांग के रूप में आती हैं। और डॉटस पेशी कहाँ पाई जाती है? तो वृषण कोश के भीतर जहाँ अरेखित पेशी तंत्रों का मोटा उपतच्चीय स्तर होता है वहाँ पर डॉटस पेशी उपस्थित होती है। आशा है आपने सही आंसर लिखा होगा। और आज हम बात करेंगे कि इस जनन तंत्र में जो सहायक ग्रंथियाँ हैं, जो ग्रंथियाँ इस कार्य के लिए सहायक हैं, उनके बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि किस तरह से सहायक जनन ग्रंथियाँ जो हैं वो कार्य करती हैं। सहायक जनन ग्रंथियाँ जो होती हैं वो क्या करती हैं? अपने स्राव को मूत्र मार्ग में छोड़ती रहती हैं और ये सभी स्रावी पदार्थ अधिवृषण शुक्राशय द्वारा स्राविक पदार्थ एवं शुक्राणुओं से मिलकर के शुक्रद्रव या वीर्य का निर्माण करते हैं। कौन कौन सी है? प्रोस्टेट ग्लैंड, शुक्राशय और काउपर की ग्रंथियाँ। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करते हैं हम। तो ये देखिए, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड इस पार्ट में। ये हो गया आपका पेनिस, ठीक है, और ठीक ये हो गया आपका, ये आपका मूत्राशय हो गया, ठीक है, और इसके नीचे की ओर, साइड की ओर क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड उपस्थित होती है। मूत्र मार्ग का आधार होती है। मूत्र मार्ग है ना, ये आप देख लीजिए, ब्लैडर है ये, है ना, मूत्राशय है तो इसका आधार होती है। आधार यानी नीचे की साइड होती है। ठीक है, इस ग्रंथि के द्वारा जो है एक क्षारीय तरल पदार्थ निकलता है जो हल्के सफ़ेद रंग का होता है और वीर्य का 25 to 30% पार्ट यही बनाता है। इस क्षारीय तरल को फॉस्फोटेज, सिट्रेट, लाइजोजाइम, फाइब्रिनोलाइसिस, स्पर्मिन आदि पदार्थ इसमें उपस्थित होते हैं। इस तरल के अंदर ये सब पदार्थ जो हैं उपस्थित होते हैं। यह शुक्राणुओं को सक्रिय बनाता है, वीर्य के स्कंदन को रोकता है और व्यक्ति की आयु जब अधिक हो जाती है तब कई बार ऐसा होता है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसका आकार बढ़ जाता है जिससे कि मूत्र त्याग में दर्द होता है। फिर है शुक्राशय। ठीक है, अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है इसके ऊपर क्या होते हैं? ये आपके शुक्राशय, सेमाइनल वेसिकल, ये क्या है? आपके शुक्राशय। यह मूत्राशय की सतह तथा मलाशय के बीच स्थित एक जोड़ी थैलीनुमा संरचना होती है। ठीक है, और इस ग्रंथि से हल्के चिपचिपे पीले कलर का जो है स्रावण होता है और प्रत्येक शुक्राशय से छोटी नलिका शुक्रवाहिनी की तुम्बिका में खुलती है। ये शुक्रवाहिनी है और इसकी तुम्बिका में खुलती है। जब शिशन उत्तेजित अथवा स्खलन की अवस्था में होता है तब दोनों शुक्राशय संकुचित होकर के ये संकुचित हो जाते हैं और स्राव को मुक्त कर देते हैं। और जो स्राव मुक्त होता है वह वीर्य का लगभग 60% तक भाग का निर्माण करता है। और इसमें क्या क्या होता है? फ्रक्टोज, शर्करा, प्रोस्टाग्लैंडिस और प्रोटीन सिमेनोजैलिन होते हैं। ठीक है, शुक्राणु को एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य फ्रक्टोज के द्वारा पूरा किया जाता है। ठीक है, ये फ्रक्टोज जो है ये क्या करता है? ऊर्जा का इसको प्रदान करता है। और क्षारीय प्रकृति के कारण जो है
यह स्राव योनि मार्ग की अम्लीयता को समाप्त कर शुक्राणुओं की सुरक्षा करता है। ठीक है, ये सारा कार्य कौन करता है? ये आपका शुक्राशय से जो स्रावित तरल है वो करता है। फिर है काउपर की ग्रंथि। इन ग्रंथियों का स्थान, ये देखिए काउपर की ग्लैंड, ये रही, छोटी सी दिख रही है आपको। ठीक है, ये काउपर की ग्रंथि कहलाती है। और इन ग्रंथियों का स्थान जो है वो मूत्र मार्ग के दोनों पाँवों में एक एक अंडाकार रचना के रूप में होता है। और मैथुन की क्रिया के समय इन ग्रंथियों के द्वारा एक गाढ़ा चिपचिपा तथा क्षारीय पारदर्शी तरल स्रावित होता है, जो मूत्र मार्ग को चिकना बनाता है और मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त कर देता है, जिससे उसकी अवस्था उदासीन हो जाती है या हल्की सी क्षारीय हो जाती है। इस तरल द्वारा मादा की योनि को चिकनापन प्राप्त होता है, जिससे कि जो मैटिंग की क्रिया है वो सुगमता से हो सकती है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया में जो है नेचुरल किस तरह से इसमें सारे जो भी तरल हैं वो स्रावित होते हैं और उनका क्या कार्य है, किस तरह से वो अम्लीयता को कम करते हैं, ठीक है, इसके बारे में आपको बताया गया। अब बात करते हैं हम शिशन की, जो कि हमने उत्सर्जन तंत्र में भी इसके बारे में बात की थी कि नर मानव में क्या होता है, वृषण कोश जो है वो उदर के बाहर जो है दोनों टांगों के बीच में लटका हुआ होता है और एक लंबा बेलनाकार जो है संवहनी मैथुनांग पाया जाता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? शिशन कहते हैं, जो कि एक महीन उदराभित्ति से ढका हुआ होता है। ठीक है, इसका निर्माण तंतुमय पेशीय संयोजी उत्तकों की 3 स्पंजी अनुलंब डोरियों के द्वारा होता है। ठीक है, इसमें 2 मोटी डोरियां शिशन के पृष्ठ पाँव भागों में तथा तीसरी मूत्र मार्ग के चारों ओर अधरवर्ती भाग के बीच में एक पतली सी डोरी होती है। पृष्ठवर्ती भाग की डोरियां जो हैं वो कैवर्नोसा, ठीक है, इनको क्या कहते हैं? कैवर्नोसा। ये कौन सा, ये जो पार्ट है ये क्या कहलाता है? कैवर्नोसा, कॉर्पस कैवर्नोसा कहलाता है। और अधरवर्ती भाग जो है वो कॉर्पस स्पेयोंजिस कहलाता है। ठीक है, शिशन का शिखर भाग फैलकर एक फूले हुए चिकले मुंड का निर्माण करता है, जो केवल कार्पस स्पेंजियम का बना हुआ होता है। ये जो पार्ट है ये दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट है ना। और इसका ये जो चिकना जो मुंड का निर्माण करता है फूला हुआ, वो भी इसी पार्ट का, ये इसी का ही भाग एक होता है। शिशन मुंड को ढकने वाली, इसको एक ढकने वाली त्वचा होती है जिसे शिशन मुंड छद कहते हैं। ये स्किन होती है, फॉर स्किन जो कहलाती है, ये इसके ऊपर एक स्किन होती है। ठीक है, ये जो है बाद में जो है ये क्या हो जाती है? वलित हो जाती है, यानी बाहर की ओर आ जाती है। ठीक है, जब सामान्य अवस्था होती है तो 3 डोरियों में उपस्थित रक्त कोटर खाली रहते हैं और पेशियां कैसे रहती हैं? संकुचित रहती हैं। इस समय मूत्र जनन छिद्र के द्वारा बाहर निकलता है ना, इस समय मूत्र का त्याग किया जा सकता है। मैथुन के प्रति जो उत्तेजना होने पर क्या होता है? शिशन धमनी से रक्त, अब ये जो स्पंजी डोरियां हैं इनमें रक्त आ जाता है, वो इरेक्ट हो जाता है। ठीक है, और मुंड वाला भाग न होकर के शिशन जो है वो तन जाता है ना, इरेक्ट हो जाता है। और मैथुन के समय जो उत्तेजित अवस्था है, इससे जो क्रिया होती है उससे शुक्राणु जो है वो कहाँ आ जाते हैं? गर्भाशय के अंदर छोड़ दिए जाते हैं। तो इस तरह से ये पूरी क्रिया होती है। अब हम बात करेंगे 2 प्रश्नों की। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है ये जो ग्रंथियां हैं, ग्रंथियां जो हैं वो जनन क्रिया में सहायक होती हैं, किस तरह से उनके स्राव जो हैं वो जनन ग्रंथियों को उत्तेजित करते हैं और क्रिया को संपन्न करते हैं। तो अब हम करेंगे 2 प्रश्न। प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार कब बढ़ता है, इससे क्या समस्या होती है, और पुरुष में कितने प्रकार की सहायक ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। तो इनके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में, शुक्राशय ग्लैंड के बारे में और काउपर ग्लैंड के बारे में, तीनों के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर तो हम केवल नाम की बात कर रहे हैं, पर इस जो वीडियो में इनके बारे में आपसे बात की गई। अब हम करेंगे अगले वीडियो में बात इस चैप्टर के बारे में।
तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।